ठीक है। तो आप लोग कह रहे हैं मंदिर गुप्त काल से, क्या गुप्त काल से पहले कहीं मंदिर का अवशेष हमको मिलता है? देखिए, हम ये मान के चलते हैं कि आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है, हम उसमें से सिर्फ ये 4 आर्ट पढ़ाने के लिए आए हैं, तो ठीक है, मंदिर तो आपको लिखा देंगे, जो आप लोग एकदम कॉपी तैयार, जल्दी से सर लिखा दें, 1-2 क्वेश्चन तो पहले हो जाए आप लोग के साथ। तो मंदिर निर्माण आपने कहा गुप्त काल से शुरू हो रहा है, सही है, ठीक है। लेकिन क्या मंदिर का प्रमाण हमको कहीं से मिल रहा है, लिटरेरी सोर्सेस या कहीं और से कुछ आपने अगर पढ़ा हो तो देखिए, आप हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, ये मुझे पता है। तो मंदिर का कहीं से प्रमाण, देखिए, अगर आप हमारा जितना भी एंशिएंट टेक्स्ट लीजिएगा तो उस मंदिर में, उसके बारे में, अगर चाहे वो ब्राह्मण साहित्य लीजिए, चाहे वो सूत्र साहित्य लीजिए, उसमें क्या मिलता है? देव स्थान, देव कुल, देव आयतन, देवगृह, इन सब का जिक्र मिलता है, ठीक है। यानी उन सब का मतलब ही होता है मंदिर। जिक्र तो हमको साहित्य में मिल रहा है, लेकिन मंदिर नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो बेसनगर पिलर इंस्क्रिप्शन का नाम सुने हैं? इंस्क्रिप्शन में क्या है? हाँ जी, उस इंस्क्रिप्शन में ये लिखा गया है कि यहां पे मंदिर था, लेकिन जब खुदाई होती है उस जगह की जहां पे गरुड़ स्तंभ है, यानी बेसनगर का पिलर इंस्क्रिप्शन है, उस जगह की खुदाई होती है, तो हमको ईंटों का ढेर मिल रहा है, प्लिंथ मिल रहा है, लेकिन मंदिर नहीं मिल रहा है। तो कम से कम देखिए, आप जान रहे हैं तो कम से कम उसके पहले का कुछ तो जान जाइए। हम जैसे बेसनगर का नाम लिए, आप बताना शुरू किए, तो कम से कम कुछ तो याद रखिए। हम हमेशा आपको एक ही चीज कहने आते हैं ना, कि आप माइंड सेट करके मत आइए कि हम सर लिखाएंगे। आप हमेशा याद रखिए कि पहले हम आपको पढ़ाएंगे तभी लिखाएंगे, जब तक उसकी बारीकी नहीं बताएंगे। देखिए, लिखाने का क्या है, आप जो किताब लीजिएगा सब में ये चीजें हैं, हम कुछ नया नहीं दे रहे हैं आपको, लेकिन हम चाहते हैं कि समथिंग बेहतर। जैसे अगर जरूरत पड़ेगी तो जो इसमें से याद एक आध लाइन आ जाएगा ना, अगर उसमें आप ऐड कर दीजिएगा तो आपका आंसर बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। जब लिखने के लिए आता है ना, तो जो चीज़ आपको क्लासेस में बताए जाते हैं उसमें से कोई कुछ बातें आपके लिखने के समय आपके राइटिंग्स में आ जाएंगी। आप कॉपी में लिखे नहीं लिखे उससे मतलब नहीं होता है, वो आ जाएगी राइटिंग्स में। तो अर्लीस्ट मंदिर जो होता है वो तिगावा मंदिर कहा जाता है। भमरा मंदिर, तिगावा मंदिर, ये सब अर्लीस्ट टेम्पल्स में है। और बिहार में अगर अर्लीस्ट कहेंगे तो मनियार मठ टेम्पल है। मनियार मठ कहाँ है? अभी नहीं, अब आपको पता है। पश्चिम चंपारण में मनियार मठ, नालंदा में है मनियार मठ मंदिर। इन्हें अब चंपारण में मत ले जाइए उठा के, मनियार मठ बहुत फेमस टेम्पल है। अब आपको एक ही याद है कि हाँ, महाबोधि मंदिर। तो महाबोधि मंदिर जो बनाया गया था वो सबसे अंतिम फेज का मंदिर है, यानी परिपक्व अवस्था हो चुकी है गुप्तकालीन मंदिर की। ये प्रारंभिक मंदिर नहीं है, ठीक है। लिखिए इसमें पहला पॉइंट, गुप्त काल में निर्मित मंदिर निर्माण कला मंदिर निर्माण कला इस काल में भी विकसित होता है, इस काल में भी विकसित होता है। परंतु पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म अपनाए जाने के कारण
मंदिर का विकास बहुत अधिक नहीं हुआ। मंदिर का विकास बहुत अधिक नहीं हुआ। समझ गए इस लाइन को? देखिए, जब राज्याश्रय जिस चीज को मिलेगा उस चीज का विकास होगा। अब ये बौद्ध धर्म अपना लिए तो मंदिर हम क्यों ज्यादा डेवलप कराएंगे? अगर हम धार्मिक रूप से सहिष्णु हैं तो जो है उसको मेंटेन करा देंगे, लेकिन मंदिर नहीं बनाएंगे। देखिए, जो राजा रहेगा, जिस धर्म को मानेगा, उस धर्म का विकास सबसे ज्यादा होगा। बाकी धर्म का भी विकास होगा क्योंकि उसको सारी प्रजा को साथ लेके चलना है, लेकिन जो मेन विकास होगा वो उसी धर्म का होगा जिस धर्म का राजा फॉलोअर रहेगा। जैसे आप मौर्य काल में देख रहे हैं, मौर्य काल में कहीं मंदिर दिख रहा है आपको? नहीं दिखा। स्तूप दिख रहे हैं क्योंकि उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो बौद्ध धर्म को अपना लिया तो जाहिर सी बात है, उन स्तूप और जो भी उन्हें पिलर पे जो जानवर बैठाया वो सारे बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, यानी बुद्ध से कहीं ना कहीं वो एसोसिएटेड है। तो किया, तो जो राजा रहेगा वो अपने हिसाब से उस धर्म की जो होता है प्रगति में सहायक सिद्ध होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इस काल में गया के विष्णुपद मंदिर इसका जीर्णोद्धार किसने कराया था? होलकर ने। लिख लीजिए कोष्ट में अहिल्याबाई होलकर, कोष्ट में लिख लीजिएगा अहिल्याबाई होलकर। कोष्ट बंद। का विष्णुपद मंदिर का अर्ध मंडप विकसित किया गया। अर्ध मंडप विकसित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, कहलगांव में गुफा मंदिर का निर्माण भी इसी काल से संबंधित है। इसी काल से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा एक चीज बताइएगा, इस काल का मंदिर किस शैली में बना हुआ है? इतना तो देखो, अब तो हमको अच्छा लगेगा ना जब तुम लोग से कुछ कुछ क्वेश्चंस का जवाब आएगा ना, तो देखो ऑटोमेटिकली हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर आपके अंदर इंटरेस्ट आएगा तो हम अपना अगर 100% दे रहे हैं ना तो 150% बढ़ाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर से कुछ भी नहीं हमको कम बैक मिलेगा ना, तो 100 पे दे रहे हैं तो 50 पे ले जाएंगे। छोड़ो, इन लोगों को कैसों लिखवा दो नोट्स, काम खत्म हो जाएगा। तो लिखिए, इस काल के मंदिर नागर शैली से संबंधित है। ठीक है, तो ये हमारा है मंदिर स्थापत्य कला। क्योंकि आपको पहले ही बताएं कि जब वो धर्म को मान ही नहीं रहा है तो विकास करेगा नहीं। जो चल रहा है या कुछ होता है कोइंसिडेंस, जैसे नहीं चाहते हुए भी डेवलप कर जाना। जैसे अभी आबू धाबी में हमारे लिए एक मंदिर खुला, लोग चाह नहीं रहा है, लेकिन एक ऐसा है पॉलिटिकल जो होता है अप्रोच कि वहाँ मंदिर बन गया। तो कोई चाहता नहीं है, जैसे अगर उस धर्म को नहीं मानने वाले हैं तो क्यों बनवाएंगे। तो यहाँ क्या है कि ये बौद्ध धर्म को मान रहे थे, लेकिन उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें अगर आप देखेंगे कि विष्णुपद मंदिर का अर्ध मंडप बनवा रहे हैं, कहलगांव में एक केव टेम्पल बना रहे हैं, और ये जो भी मंदिर बना रहे हैं वो नागर शैली से ही संबंधित है।
ठीक है, ठीक है। अब है नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा मूर्ति कला, मूर्ति कला। ठीक है, अब मूर्ति कला में क्या कीजिएगा, मूर्ति कला के नीचे बस 3 तरह से ये कर लीजिएगा। ठीक है, एक तरफ कांच से, दूसरा पाषाण और तीसरा मृण मूर्ति। लिख लीजिए, एक चार्ट बना के लिख लीजिएगा तीनों। ठीक है, पहला हेडिंग डालिएगा कांस्य मूर्ति। ठीक है, इसमें लिखिएगा पहला पॉइंट, इस काल के मूर्ति की तुलना अगर हम लोग को ब्रॉन्ज की तुलना करनी रहेगी तो किसके कला से हम करेंगे? नटराज। फिर सब टाइटल में क्यों जाते हो? फिर हम क्या बोले, किससे करेंगे? हम मूर्ति का तो नाम नहीं पूछ रहे हैं, आप लोग को हम बार बार यही चीज समझा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है ना। हमको सब टाइटल पे पहले जाना ही नहीं है। अगर हम पाल कालीन की तुलना कर रहे हैं तो हम किसी काल से करेंगे ना, कि नटराज से आप करिएगा? नहीं, चोलों से। क्योंकि कांस्य कला के लिए अगर सबसे ज्यादा कोई फेमस है पूरे इंडिया में, वो चोला जो ब्रॉन्जेज हैं वो सबसे फेमस हैं। तो लिखिए, इस काल की मूर्ति की तुलना चोलों की मूर्तियों से किया जाता है। परंतु इस पर संबंधित प्रभाव ये जो प्रभाव है वो किससे संबंधित है? तो देखिए, जो ड्रेस है, देख रहे हैं, जो भी ड्रेसेस हैं वो किस काल को डोनियोट करते हैं? कुषाण काल में ऐसे ड्रेस मिल रहे हैं? जो ड्रेसिंग सेंस है, जो ड्रेस देखिए कितने थिन हैं, वह ड्रेस पहने हुए हैं लेकिन एकदम ट्रांसपेरेंट ड्रेस किस काल में रहते हैं? कुषाण काल में। आपको बता दें कि उसमें फेस एकदम भद्दा रहेगा। क्यों फेस भद्दा रहता था? क्योंकि उस समय लोग जानते थे कि कुषाण बाहर से आए हैं, हम पे शासन कर रहे हैं, तो राजा के खिलाफ अगर आपको गुस्सा दिखाना है तो क्या करें, उसका मुंह ही खराब कर दिया, एकदम भद्दा फेस बनाया है। वो सारी मूर्तियां, कभी अगर मौका मिलेगा तो जब ये खत्म कर लेते हैं एक दिन, चलिए हम बिहार म्यूजियम में ये सारा आर्ट हम आपको दिखा सकते हैं। जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम एक एक चीज आपको मूर्ति पे समझा सकते हैं। तो वो अगर कुषाण की जो आपने बात की, तो कुषाण में ट्रांसपेरेंट ड्रेस नहीं है, वो ड्रेस दिखता है कि ड्रेस पहने हुए है, लेकिन अगर इसके ड्रेस होगा, जो इससे प्रभाव होगा, वो गुप्त काल से होता है। गुप्त काल में एकाएक जाके ड्रेस एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, जैसे लगेगा कि कपड़ा पहने ही नहीं है।
इतना फाइन उस पे ये कार्विंग की जाती है। ठीक है, तो आप लिखिए, परंतु इस पर संबंधित प्रभाव गुप्त मूर्तियों का माना जाता है। गुप्त मूर्तियों का माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जो ब्रॉन्जेज बने हैं वो किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। वहां से सामने दिख रहा है स्पष्ट, जो यहाँ फोटो दोनों डिस्प्ले हो रहा है, किसकी किसकी मूर्ति है? तो विष्णु धर्म का है तो कौन से धर्म में जाएंगे? तो फिर जब दोनों ही आपके सामने है, फिर हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और इतनी देर तक आप लोग सोच रहे हैं कि बस यही दो धर्म की मूर्तियां ब्रॉन्जेज में बनी हैं, इसीलिए तो हम दोनों लेके आए हैं कि मतलब आप ये नहीं, आपके सामने यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, तो दिमाग सब छुट्टी पे चला गया। विष्णु है, ये ब्रॉन्ज है, वहां पे ब्लैक बसाल्ट यूज किया गया है। ये ब्रॉन्ज है, ये भी ब्रॉन्ज है, और जो विष्णु पद में आप देख रहे हैं वो ब्लैक बसाल्ट स्टोन यूज किया गया है। क्यों, गया के पत्थरकट्टी में नहीं होता है? क्यों, कैसे? गया के पत्थरकट्टी में मिल रहा है ब्लैक बसाल्ट, राजमहल की पहाड़ी में मिल रहा है झारखंड में ब्लैक बसाल्ट, तो मुंगेर से काहे लाएगा? मैं जबरदस्ती तुम वहां मुंगेर से भिजवा दोगे? हाँ, चर्चा होता है क्योंकि वहां पे आपको वो कौन सा मंदार हिल के बारे में लिखा गया हो। हाँ, डिस्ट्रिक्ट कौन सा? मुंगेर। अब बांका डिस्ट्रिक्ट हो गया ना। एक्चुअली जो गया में जो भी स्टोन्स यूज किए गए हैं, गया के पत्थरकट्टी से आज भी वहाँ स्टोन के मूर्तियाँ बन रही है जो ब्लैक बसाल्ट है। ठीक है, तो ब्लैक बसाल्ट जनरली दो जगह से, एक तो राजमहल की पहाड़ियों से और एक गया के पत्थरकट्टी से, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोनों। ठीक है, तो आप लिख लीजिए, इस काल में बनी मूर्तियाँ, इस काल में बनी मूर्तियाँ बौद्ध एवं हिंदू धर्म से संबंधित थी। संबंधित थी। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां, बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां। ठीक है, अब मूर्तियां देके हाइफन लिखिएगा और एक एक पॉइंट नीचे नीचे लिखते जाइएगा। ठीक है, जो जो नाम लिखेंगे, बुद्ध, बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, मैत्रेय, तारा। ठीक है, लगभग इतनी, इसके अलावा भी और भी मिलते हैं, बस यही इंपॉर्टेंट है जो उसमें एक मास्टरपीस है जिसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियां
सूर्य, सूर्य, विष्णु, कॉमा देकर नहीं, नीचे लिखते जाओ। एक एक देखो, हमेशा याद रखो, क्योंकि आपको उसको हम जैसे ये पैटर्न बताए ना, बस एक के ऊपर एक नीचे लिखते जाइए। हर एक लाइन में एक ही नाम दीजिए ना आप, क्योंकि आपको बताना है कि मेजोरिटी किस चीज की है। पेज बचाना कोई आपका ये नहीं है। आप लोग जितना पेज के लिए मर रहे हैं, कितना पेज फाड़ के आप फेंक दीजिएगा, लेकिन जब लिखेंगे तो एकदम सटा सटा के कैसू पेज बचा लेना एक दो को रोज हम इस चीज के लिए बोलते। देखिए, जितना आप अभी लिखने की आदत डालिएगा ना, वो आपके लिए आगे फायदा करेगा, क्योंकि आपका जब हाथ सेट कर जाएगा कि नहीं हम इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे लिखते जाएंगे ना, तो एग्जाम में भी ऑटोमेटिकली आप नीचे लिखते जाइएगा। अगर आदत यहाँ का है कॉमा दे के लिखने का, एग्जाम में भी सेम पैटर्न आपका लागू हो जाएगा। क्योंकि एक हमेशा याद रखेगा, नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है। जो आदत रहेगा वो चाहे कुछ भी कर लें, आदत वो आपकी जस के तस रहने वाली है। तो हम उस आदत पे ही प्रहार कर रहे हैं आपके, कि शायद आपकी आदत सुधर जाए। तो कोशिश, देखो कोशिशें ही कामयाब होती हैं। अगर आप कोशिश ही नहीं कीजिएगा तो फिर कामयाबी आपको मिलेगी कहां से? ठीक है, तो क्या लिखे? विष्णु, बलराम, गणेश। नेक्स्ट पॉइंट, ये मूर्तियां गया के कुर्की हार, गया के कुर्की हार, सुल्तानगंज। सुल्तानगंज कहाँ है? कहाँ पे? हम सुल्तानगंज पूछ रहे हैं, पटना में। देखो देखो, अभी पाल कला पढ़ रही है, सुल्तानगंज, यहाँ वाला सुल्तानगंज याद रख रही है। हम इसीलिए 2-3 बार अब आपसे पूछे हैं, क्योंकि ये मुझे पता था कि आप में से कोई ना कोई पटना बोलेगा ही। जी हाँ, अरे हमको दूरी नहीं जानना है, जो हम पूछ रहे हैं हम समझ गए कि आप लोगों को पता है, लेकिन हमको जो उम्मीद था आपसे कि कोई बोलेगा, तो आप हमारी उम्मीदों पे एकदम खरे उतरते हैं। जो हम उम्मीद करके दोबारा पूछे हैं ना, तो आप लोग हमारे उम्मीदों को निराश नहीं होने देते हैं। अरे तो हम कहाँ कह रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं कि तुम लोग हमारे उम्मीदों पे, हमको ये उम्मीद था कि आप लोगों में से कुछ लोग पटना बोलेंगे, बोल दिए। ठीक है, तो सुल्तानगंज, पोस्ट में भागलपुर। फिर से, ये मूर्तियां गया के कुर्की हार, कौमा, सुल्तानगंज, पोस्ट में भागलपुर लिख लीजिएगा। राजगीर, बोध गया, पहाड़पुर। कहाँ है पहाड़पुर? उसमें लिख लीजिएगा, बांग्लादेश। अरे तो जहां रहेगा वहीं हम भी बताएंगे। आदि स्थानों से प्राप्त हुई है, यानी आदि लगा देने का कि एक आध जगह से और मिला होगा, तो चलिए हम भूल रहे हैं इसलिए आदि लगा दिए कि आप समझ जाइए। ठीक है, ये सुल्तानगंज से मिली थी मूर्ति। ये बहुत बड़ी मूर्ति है, लगभग 6 फुट की मूर्ति है ये भी रखी कहाँ है ये मूर्ति?
कैम्ब्रिज में? नहीं, बिहार में तो नहीं है। बिहार में जो है ना वो छोटी वाली है। हाँ ना, सलार जंग में यहाँ से ऑब्जेक्ट जाएगा। सलार जंग में किस चीज का मटेरियल रखा हुआ है पता है? जो वो हैदराबाद के निजाम थे ना, बस वो उनका अपना पर्सनल कलेक्शन है उस म्यूजियम में, जाकर देख लो। ये सब ऑब्जेक्ट सलारगंज म्यूजियम में नहीं रखी हुई है जबरदस्ती। हाँ, सलार जंग में कब जाकर देखा सिंधु सभ्यता का? हम तो गए थे तो हमको नहीं दिखा सिंधु सभ्यता वाला वहां। हम गए हैं सलार जंग। देखो, हम सारे म्यूजियम्स, इंडिया का जो भी टॉप मोस्ट म्यूजियम हम सब देख रखे हैं, लेकिन हम तो नहीं देखे इंडस वैली का। इंडस वैली का सबसे अच्छा अगर कलेक्शन है तो हमारा नेशनल म्यूजियम में है। जो दिल्ली में नेशनल म्यूजियम है उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा इंडस वैली का कलेक्शन है। हमारे पटना म्यूजियम, मैंने अब बिहार म्यूजियम कह लो, बिहार म्यूजियम में भी कुछ कलेक्शंस है, लेकिन मेजर कलेक्शन नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में है। तो ये जो मूर्ति है जो सुल्तानगंज से मिली थी वो कहाँ है? आ? अरे अंग्रेज उठा के उस समय ले गया, बर्मिंघम म्यूजियम में रखा हुआ है। इंग्लैंड में ये मूर्ति है। कैम्ब्रिज पहुंच गया था, लेकिन थोड़ा सा और पीछे आना चाहिए था ना। लाइन तुम पकड़ लिए थे शुरू में कि हमको जाना है वहां, लेकिन फिर वापस तुम लौट के आए नहीं। लिख लो, सुल्तानगंज, पोस्ट में लिखना भागलपुर। पॉइंट चेंज, नेक्स्ट पॉइंट में सुल्तानगंज, पोस्ट में लिख लो भागलपुर से प्राप्त कांसे की विशाल मूर्ति, कांसे की विशाल मूर्ति वर्तमान में इंग्लैंड के बर्मिंघम संग्रहालय में रखा गया है। बर्मिंघम संग्रहालय में रखा गया है। इस काल में दो मूर्तिकार बहुत फेमस थे। ठीक है, लिख लो, इसीलिए तो हम पूछे हैं। देखो, हमारा यही है कि हम तो लिखाएंगे सब चीज। हमको ये है कि आपको नाम आपकी जुबान पे आ जाए। कहीं भी कोई पूछे ना तो ये नहीं लगे कि आर्ट एंड कल्चर जो टीचर पढ़ाया है वो कहीं से फांकीबाजी करके चला गया। यानी हम आपको उतनी डेप्थ में पढ़ा देते हैं ना कि आपसे कोई क्वेश्चन भी पूछे डेप्थ में जाके आप फंसिए मत। देखिए, एक टीचर के लिए सबसे अच्छा चीज़ यही होता है कि आप अगर कहीं अच्छा जवाब दीजिएगा ना तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी कि नहीं, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया। लिख लीजिए, इस काल में धर्म काल के समकालीन, इस काल में, नेक्स्ट पॉइंट में, इस काल में धर्मपाल के समकालीन धीमन तथा देवपाल के समकालीन बिटपाल प्रमुख मूर्तिकार था। और ये दोनों था कहाँ का? नालंदा का था। वो नालंदा के निवासी थे। नालंदा के निवासी थे। समझ गए? देखिए, एक पॉइंट में आपको लिखाएं, इसमें से कुछ भी हमको बताने का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि आपको मूर्तिकार का भी नाम पता है, जगह भी पता है। हम सिर्फ उसमें आपका एक चीज मार्गदर्शन कर दिए कि किसके काल में कौन सा था। धीमन किसके काल में था और बिटपाल किसके काल में था, वो हम आपको ऐड करा दिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट दूसरा नंबर देके
पाषाण मूर्ति, पाषाण मूर्ति, लिख लिए। इस काल में काले बैसाल्ट पत्थरों पे मूर्तियां बनाई जाती थी। जो गया पोस्ट में लिख लीजिएगा पत्थरकट्टी। गया में एक जगह है पत्थरकट्टी, जो गया कौमा मुंगेर एवं संथाल परगना से लाई जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट, ये पाषाण मूर्तियां देवी देवताओं से संबंधित हस्त निर्मित होती थी। देखिए उस समय जो भी मूर्तियां बनाई गई है, जो भी पाषाण मूर्ति में जो देवी देवताओं से या बुद्ध की जो भी मूर्ति जो भी बनाई गई है, वो सारी मूर्ति हस्त निर्मित है, कोई मशीनरी का यूज नहीं है। अब देख लीजिए इसके कार्विंग्स को, देख रहे हैं, ये पूरा जो भी होता है उस समय सोचिए बारीकी इतनी थी कि आर्ट फॉर्म बनाने में किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लेक्शन नहीं होता था, एकदम बढ़िया से परफेक्शन में ये बनाया गया है। एक एक चीज अगर आप देखेंगे तो देखिए इसमें सब पूरा प्रोपोर्शन बीच से अगर देखिएगा तो एकदम नहीं, ये तो कंप्लीट है, इसमें होल नहीं है कहीं भी। लेकिन देखिए जैसे जैसे डेवलपमेंट, ये अर्ली फेज का है या लेटर फेज का है, तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा आर्ट फॉर्म और ज्यादा निखर के सामने आता है। देखिए जो आर्टिस्ट रहेगा जैसे जैसे वो बनाते जाएगा उसके अंदर बहुत सारा डेवलपमेंट आते जाता है, उसमें डेवलपमेंट बहुत आएगा, क्योंकि जैसे जैसे वो बनाते जाएगा वैसे वैसे उसमें पारंगत होते जाएगा और ये बनाएगा। तो ये देवी देवताओं की मूर्तियां हस्त निर्मित होती थी। ठीक है, तीसरा लिखिएगा मृण मूर्ति। मृण मूर्ति देख रहे हैं, ये मिट्टी की मूर्तियां हैं जिसको हम आपको बोलेंगे टेराकोटा प्लेक बनाए जाते थे। तो जो आपको कल सोमपुरा महाविहार में दिखाया था, देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये स्टोन नहीं है, ये जो नीचे में ये मिट्टी का टेराकोटा प्लेक्स बना के और ये एफिक्स कर देते थे पूरे महाविहार में चारों तरफ। तो ये नया कॉन्सेप्ट था, क्योंकि इससे पहले अगर गुप्त काल तक देखिएगा तो उस समय क्या था, सिंगल मोल्ड या डबल मोल्ड जो यूज करते थे टेराकोटा बनाने के लिए वो करेंगे,
प्लेग का कॉन्सेप्ट नहीं था उस समय। यहाँ क्या है कि टेराकोटा प्लेग्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये यही नहीं है, जबकि विक्रमशिला महाविहार में भी है। अगर आप नालंदा में भी जाइएगा तो वहाँ भी आपको टेराकोटा प्लेग्स मिल जाएंगे। नालंदा में चूँकि जब पाल काल का जब यहाँ पे रह रहा है, तो चूँकि पाल काल की ये स्पेशलिटी ही है टेराकोटा प्लेग्स, तो वहाँ से ये मिल जाते हैं, ठीक है। ये एक तरह से सील ये है, देख रहे हैं। तो सील उस समय क्यों बनाए जाते थे? सील मुद्रा के रूप में। कौन है भाई महानुभाव जो मुद्रा के रूप में इसको यूज कर रहे हैं? हाँ, सोच रहे हो तो सही वे में सोचो ना। जब सिक्का हमारा आ चुका है तो ये मट्टी को सिक्का के रूप में यूज करेगा, ये बता दो हमको। सिक्का सबसे पहले कॉइन्स का ओरिजिनेशन कहाँ से हो रहा है? सबसे प्राचीन सिक्का हमारा कौन सा? पंचमार्क सिक्के यानी आहत सिक्के। कब है उसकी डेटिंग? हड़प्पा में तुम पंचमार्क ले आ रही हो, मौर्य वंश में है। मौर्य वंश में था, लेकिन कब से शुरुआत हो रही है? मौर्य वंश में तो उस समय क्या हो रहा है? टकसाल बन रहा है, यानी उस समय सेंट्रलाइज सिक्के जारी हो रहे हैं। शुरुआत कब से हो रही है वो मैंने आपसे पूछा है। महाजनपद काल में। एग्जैक्ट डेट आपने नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये तो आपको पढ़ना है, ठीक है। जब इतिहास आप पढ़िएगा तो उसमें आपको पढ़ना है। और मोस्ट एक्सेप्टेड डेट एनसीईआरटी क्या कहता है वो हमको आप बताइए। एक्सेप्टेड डेट, क्योंकि अब पंचमार्क कॉइन्स की जो प्राचीनता बहुत पीछे तक चली गई है, लगभग 1200 बीसी तक जा रही है। लेकिन एनसीईआरटी क्या बोलता है, कब है उसका डेट? छह सौ से 200 बीसी। 200 बीसी, यानी सबसे प्राचीन सिक्के हमारा 600 बीसी में चालू हो गया। तो हम ये मिट्टी की टेराकोटा सील को ले जाएंगे कॉइन्स के रूप में। किसका? किसके? ये एक्चुअली स्टैंप है। सील का मतलब ही है स्टैंप, यानी ये अगर महाविहार है तो उस पर, जैसे नालंदा में हम लोग को मिल रहा है ना कि नालंदा महाविहार हम क्यों कहते हैं? नालंद महाविहार का लिखा हुआ सील हम लोग को मिलता है। नालंदा म्यूजियम में आप जाकर देखिएगा, वहां रखा हुआ है श्री नालंद महाविहार से, यानी वो नालंदा महाविहार था उसका। तो ये एक्चुअली देखिए, जब आप कॉइन्स के लिए कह रहे हैं तो देखिए कॉइन्स आपको पता होना चाहिए कि 600 बीसी में हमारे यहाँ शुरू हो गया, 200। उसके बाद कौन सा कॉइन्स आएगा? तो जनपदीय, जनजातीय, ट्राइबल्स कॉइन्स आएंगे, रिपब्लिक कॉइन्स आएंगे। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो रिपब्लिक्स में कौन कौन सा है, तो लिच्छवी, योधे, ये सब जो आ जा रहे हैं, गणराज्य के सिक्के। इसके बाद जनपदीय सिक्के आ रहे हैं। इन सारे सिक्के के बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो इंडो ग्रीक हमारे यहाँ आ रहे हैं। इंडो ग्रीक के बाद कुषाण आ रहे हैं। कुषाण के बाद गुप्त आ रहे हैं। गुप्त के बाद, यानी जब सिक्के चले आ रहे हैं तो हम उस समय सिक्के को ही यूज करेंगे। ये हमारा मुहर है, ये सील है। और ये एक तरह से अपनी आइडेंटिटी के लिए रखा जाता था कि कहीं अगर किसी को ये करना है तो हम लोग मुहर मार के दे देंगे। ये टेराकोटा सील्स हैं। तो उस समय देखिए, अब ये जैसे इसको देख के एक पूरा डिस्प्ले करके दीवार में फिक्स कर देते थे महाविहारों में। जैसे हम आपको सोमपुरा में दिखाएं कि उसमें कैसे पूरे मूर्ति चारों तरफ। तो देखिए एक कॉन्सेप्ट था मंदिर बनाने या इसके ये कि जैसे आप उस कैंपस में जाइएगा तो आप एकदम पूरी तरह से भक्ति भाव में लीन हो जाएंगे, ठीक है। कहीं भी अगर जो भी मंदिर में जाते ही बाहर में बहुत सारे देवी देवताओं की जो मूर्तियां दीवारों पे हैं, वो आपको बहुत सारा चीज़ रिफ्लेक्ट करती है। तो यहाँ ये चीज़, अब ये यहाँ पे टेराकोटा यहाँ पे डेवलप होने लगा है। तो लिखिए पहला पॉइंट,
इस काल में कांस्य एवं पाषाण के अलावा मृण मूर्तियां भी बनाई जाती थी। मृण मूर्तियां भी बनाई जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट, ये मूर्तियां धार्मिक एवं गैर धार्मिक, धार्मिक एवं गैर धार्मिक दोनों हुआ करती थी। ये मूर्तियां, नेक्स्ट पॉइंट, ये मूर्तियां आम लोगों के आम लोगों के रहन सहन, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, वेशभूषा, मनोरंजन, मनोरंजन आदि को प्रदर्शित करता था। समझ गए? ये मूर्तियां धार्मिक भी है और गैर धार्मिक भी है। और ये अब पूछेगा इसका क्या है मतलब, इसका इम्पोर्टेंस, तो ये आपके रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, इन सब चीज़ की बताते ही है। मनोरंजन, यानी मनोरंजन से वो खिलौने से आ जाएगा। देखिए क्या होता था कि अभी की तरह उस समय तो प्लास्टिक था नहीं, तो खिलौने भी तो इसी मिट्टी के बनेंगे। हम लोग बचपन में क्या मिट्टी के गोली से नहीं खेले हैं? जो गांव में, शहर वाले इस चीज़ को नहीं जान पाएंगे। गांव में आदमी खेलने के लिए मिट्टी का गोली बना बना के धूप में सुखाता था। तो गांव में देखिए, गांव में क्या होता है कि वो इजीली अवेलेबल मटेरियल है, इजीली अवेलेबल मटेरियल है। तो आर्ट फॉर्म भी डेवलप जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा डेवलप होता है इजीली अवेलेबल मटेरियल से। जो मटेरियल उसके पास इजीली अवेलेबल है उससे वो आर्ट फॉर्म डेवलप कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इस काल की कलात्मकता, इस काल की कलात्मकता, कौमा सुंदरता, हाँ, सुंदरता का विशिष्ट उदाहरण, का विशिष्ट उदाहरण एक प्रमुख मृण मूर्ति, एक प्रमुख मृण मूर्ति जो एक तख्ती पर बैठी हुई, तख्ती पर बैठी हुई स्त्री की मूर्ति है। मूर्ति है, कौमा, वो अपने एक हाथ में, वो अपने एक हाथ में आईना लिए हुए, आईना लिए हुए खुद को निहार रही है, खुद को निहार रही है तथा
दूसरे हाथ से अपने मांग में सिंदूर भर रही है। फुल स्टॉप। इसी में लिखना उसके चेहरे की सुंदरता, उसके चेहरे की सुंदरता और भोलापन कमा उभरे हुए उरोज एवं रोज चेस्ट पार्ट, उरोज एवं उसकी पतली कमर के माध्यम से शारीरिक सौंदर्य को दिखाया गया है। सौंदर्य को दिखाया गया है। देखिए ये उदाहरण इसलिए है कि इसमें देखिए कभी भी उदाहरण वैसा दीजिएगा ना, वो शारीरिक सौंदर्य, कभी भी कोई मूर्ति बनेगा उसके ऊपर अगर चेहरे पे बहुत ज़्यादा मासूमियत रहेगी तो ही ना कोई आर्टिस्ट देखेगा तो कहेगा नहीं बहुत मतलब उम्दा कलाकारी है। ठीक है, तो ये उसके बॉडी प्रोपोर्शन को इतना खूबसूरत बना रहा है कि देख के भी एक नज़र में लगे कि नहीं ये आर्ट फॉर्म सबसे अच्छा डेवलप होता है। ठीक है, तो ये आर्ट फॉर्म का परिपक्व उदाहरण होता है। जब आर्टिस्ट एकदम अपने कला में निपुण हो जाए तो वो इस प्रकार के कला का निर्माण करना शुरू करता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा मृण मूर्ति कला, यानी मूर्ति कला में ये कंप्लीट। इसका ये हमारे भागलपुर से प्राप्त है, विक्रमशिला महाविहार के कैंपस से। हाँ तो बताओ एक आध दूगो। देखो आभूषण कोई सुंदरता की पहचान या पराकाष्ठा नहीं होती है, या कोई आइडियल नहीं होता है। आपको एक चीज हमेशा याद रखिएगा, बहुत सोना से लाद लिया जाए, मुंह अगर अच्छा है ही नहीं तो फिर देखो सुंदरता का ये मतलब नहीं कि हम गहने से लाद दिए तो सुंदर हो गए, नहीं। हाँ माने, देखो तुम माने मत समझाओ। देखिए सुंदरता जब दिखाना होगा ना तो बहुत गहने की जरूरत नहीं है। बोले ना कि बहुत सादगी में जितनी सुंदरता होती है ना, वो उतने सारे लीपा पोती के बाद नहीं सुंदरता आएगी। जो भी होता है सुंदरता का मतलब होता है नेचुरली ब्यूटी। ये नहीं कि अब 4 लेयर पेंट लगा लियो उसके बाद आओगे कि हाँ ये सुंदर है, नहीं, वो नेचुरल। कभी वर्ल्ड में जो होता है वो मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, ये सब कंपटीशन में देखे हो, क्या सुंदरता उसमें मायने रखता है कि गोरी होनी चाहिए? नहीं, उसमें बहुत सारा पैरामीटर है। कोई जरूरी नहीं कि हाँ अगर सावली है तो वर्ल्ड मतलब मिस यूनिवर्स नहीं बन सकती है, एकदम बन सकती है। क्योंकि वो जो क्राइटेरिया होता है वो गोराई नहीं होता है, वो नेचुरल ब्यूटी चाहिए आपके अंदर। अगर आप मन के बहुत सुंदर हैं ना तो भी आप बहुत सुंदर हैं। इन्हें कि बहुत खूबसूरत हो गए, मन में पूरा मैल भरा हुआ है, उस सुंदरता का आएगा। इसीलिए अगर ये कह रहे हो कि गहने का भरने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप वैसा सुंदरता ले आइए जिसमें आपको फेशियल एक्सप्रेशन सुंदर हो। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा कि सुंदरता का कोई पैमाना होता ही नहीं है। सुंदरता का कोई पैमाना है? बस जो सुंदरता हमारी आंखों में होता है, हम जिसको सुंदर देखना चाहें मुझे सुंदर दिखेगी, जिसको नहीं देखना चाहे कितनों सुंदर से हमको क्या फर्क पड़ने जा रहा है। तो इसीलिए आप ये हमेशा याद रखिएगा कि सुंदरता का पैमाना हमारी आंखों में होता है। नजरिया होना चाहिए, वो हमारी आंखों में सुंदरता होता है।
हम जिसको सुंदर देखना चाहेंगे ना, वो हमारे सामने उसकी छवि सुंदर ही आएगी। लेकिन हम जिसको सुंदर नहीं देखना चाहेंगे, वो कुछ भी हो जाए, सुंदर है तो उससे क्या। सिंपल सी चीज है। इसीलिए ये उदाहरण के गहने पहना देंगे, उसमें ऐड कर देंगे, तो मत पहनाओ, गहने के चक्कर में मत पड़ो। क्यों? तो सारी काली लड़कियां रह जा रही हैं। बाबू, तब ये आपका कहना गलत है। अरे सुनो सुनो, देखो, ये एक चीज तुम लोगों को बता दे रहे हैं कि ये जो दिमाग में सोच भर गई है ना, ये गलत सोच भर रहे हो। हम कहे ना कि सुंदरता हमारी आंखों में होती है और हमारे मन में होता है। ठीक है, अगर आपकी सांवली लड़की से शादी हो जाए, ठीक है, 1-2 दिन आपको खराब लगे, अगर वो व्यवहार की बहुत अच्छी निकल गई और बहुत सुंदर से शादी कर ली है, अगले दिन से आके यहाँ नाटक शुरू कर दी, तो क्या करोगे? पूरी जिंदगी तुम्हारी खराब हो गई। इससे बेहतर है ना कि सांवली लड़की से शादी कर लो। वही सुंदर है। इसीलिए ये तुम जो कह रहे हो, जो तुम अपना लॉजिक दे रहे हो, ये गलत लॉजिक है तुम्हारा। ऐसा कुछ नहीं है, समझ गए? हम जिसको सुंदर देखना चाहेंगे वो हमको सुंदर दिखेगी ही, चाहे वो कैसा भी कलर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या कृष्ण सुंदर थे? कृष्ण क्या मतलब गोरे थे? कृष्ण श्याम वर्ण थे? क्या उनके पास गोपियों की कमी हो गई थी? तो फिर हाँ, तो फिर ये दिमाग में इसके भरा हुआ है। ये तुम निकालो, अपनी सोच थोड़ी सी बदल लो। तुम अपनी सोच लोगों पे नहीं थोप सकते। अपनी सोच लोगों पे नहीं थोप सकते। हम एक स्टोरी सुना रहे हैं। एक मेरी फ्रेंड, एकदम नहीं होता है ब्लैक कलर, तो हमारे साथ कुछ मेरे मित्र गए, तो बोल रहे हैं अरे इतना मतलब ये है, श्रीलंकन है, तो श्रीलंका में या तो खूब सुंदर रहेंगे, न तो एकदम पकिया रंग रहता है ना जिसको हम लोग कहते हैं, वो मीडियम वहाँ बहुत कम मिलेंगे। या तो बहुत खूबसूरत, न तो एकदम पूरा लगेगा कि हाँ ब्लैक कोई दिख रहा है। ठीक है, हम बोले कि देखो व्यवहार तो पहले देख लो। जब लोग उनके साथ कुछ समय बिताएं तो कह रहे हैं कि नहीं, सही बात है कि व्यवहार की सुंदरता बहुत बड़ी सुंदरता होती है। अब बहुत सारे लोगों को देखते हो ना, बहुत सुंदर लड़की से शादी कर लिया, और तुम्हारा भी अगर बहुत सुंदर लड़की से शादी हो जाए, अगला दिन आया दूध लाठी रोज देवे तुमको, तो अच्छा नहीं, तब तो तुम सही जा रहे हो। देखो, तब तुम सही जा रहे हो कि तुम पिटाने के लिए भी तैयार हो, लेकिन सुंदर लड़की से शादी हो, तो तब तुम्हारा सही है। तब तुमको मिलेगी भी सुंदर लड़की, तुम पिटाओगे भी रोज। एक हमेशा याद रखिए, हम लोग हमेशा जिस लाइफ को जी रहे हैं ना, देखिए वहां सुंदरता का कोई मोल नहीं है। अंत में सबका क्या हाल होता है? सबको जाके जल ही जाना है, चाहे तुम सुंदर रहो चाहे कुरूप रहो। फिर काहे का सुंदरता का घमंड? देखो, एक जो है ना, ये सुंदरता हो चाहे ये हो, सब नश्वर है, सबको खत्म हो जाना है। इसीलिए अपनी सोच बदल लो। अभी बहुत टाइम है सोच बदलने के लिए तुम्हारी। क्योंकि जरूरत है। हम लोग उपभोक्तावादी समाज में रह रहे हैं। देखिए, आप एक चीज बता रहे हैं, हम लोग उपभोक्तावादी समाज में रह रहे हैं, इसीलिए पैसे की जरूरत है। और हम लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं। अगर तुम्हारे बैच में 4 लोग आईफोन लेके आए परसों, तो तुम डिप्रेशन में चले जाओगे। क्यों? 4 के पास आईफोन हो गया, आपके अंदर डिप्रेशन आना ही है, क्योंकि हम उपभोक्तावादी समाज में रह रहे हैं। हमको भी दिखावा करना है ना। क्या पहले के लोग जिंदगी नहीं जीते थे जिनके पास फोन नहीं था? गांव में एक बेस फोन होता था लैंडलाइन का, पूरे गांव भर का काम उससे चल जाता था।
तो क्या उस समय लोग लाइफ नहीं जीते थे? जो पैसे पैसे कर रहे हो, पहले घर में एक आदमी कमाता था, अगर 20 आदमी का परिवार है, सब बैठ के खा लेता था, पूरी जिंदगी आराम से गुजर जाती थी। क्योंकि उस समय क्या था ना कि लोगों के मन में सोच अच्छी थी। आज क्या है कि अगर हस्बैंड वाइफ है तो दोनों को कमाना है, भले बच्चा का परवरिश कैसे हो इससे उसको मतलब नहीं है, बस दोनों को कमाना है, सिर्फ पैसा। उस पैसे का क्या कर लोगे? बस एक सुने हो ना कि साईं उतना दीजिए ताकि कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना जाए। बस उतना ही चाहिए कि आपकी जरूरत भी पूरी हो जाए और आपका जिंदगी सुचारू रूप से चलता रहे। ज्यादा के देखिए, ज्यादा का कोई तो अंत ही नहीं है। अगर आप कितना भी पैसा कमा लीजिएगा उसका कोई अंत नहीं है। बस अंत यही है कि आप अपने मन को कितना कंट्रोल कर रहे हैं। आदमी होता था ना कि जब आदमी 10,000 रुपया जो कमाता है, क्या उसका घर नहीं चलता है? एकदम चलता है। जो 10 लाख कमाता है, क्या उसका नहीं चलता है? और दोनों का बचत उतना ही होगा, क्योंकि जो 10 लाख वाले हैं उनका खर्चा उसी हिसाब से बढ़ जाएगा। तो फिर इसलिए मत इस सब चक्कर में पड़ो। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है चित्रकला। चित्रकला को 2 भागों में बांट लो। एक हो गया पांडुलिपि और दूसरा हो गया भित्ति चित्र। लिखेगा इसमें पहला पॉइंट, इस काल में मुख्यतः पांडुलिपि हेडिंग डाले ना, पहला पांडुलिपि हेडिंग डालिएगा। पांडुलिपि इस काल में मुख्यतः ताम्रपत्रों पर से लिखे गए साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसी में लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद सामान्यतः लाल, काला, पीला, सफेद आदि रंगों का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, रंग में लाल, काला, पीला, सफेद इत्यादि रंगों का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, ये चित्र लघु चित्र की श्रेणी में आते हैं। स्लो ही लिखा रहे हैं। ये चित्र लघु चित्र के श्रेणी में आते हैं, जैसे अष्ट, कौमा, सहायिका, कौमा, प्रज्ञा पारमिता आदि प्रमुख हैं। पारमिता, प्रज्ञा पारमिता बुद्धिस्ट डिटी हैं, प्रमुख हैं, जो वर्तमान में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के
कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के संग्रहालय में रखे गए हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरा भित्ति चित्र। भित्ति चित्र इस काल में दीवारों पर मानव, पशु, पेड़ पौधे, फूल आदि का चित्रण ज्यामितीय तरीके से किया गया था। आदि का चित्रण ज्यामितीय तरीके से किया गया था। आगे चलकर नेक्स्ट पॉइंट, आगे चलकर इस कला का विकसित रूप मधुबनी चित्रकला में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, नालंदा से भित्ति चित्र के पालकालीन, नालंदा से पालकालीन भित्ति चित्र के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। भित्ति चित्र के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। निष्कर्ष, अतः पालों के काल में एक उन्नत कला एवं स्थापत्य का विकास हुआ, जो स्थिर राजनीतिक और मजबूत आर्थिक स्थिति के साथ साथ शासकों के रचनात्मक एवं कला के प्रति उनकी रुचि को प्रदर्शित करता है। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, अतः इनके कला पर
बौद्ध प्रभाव स्पष्ट दिखता है, स्पष्ट दिखता है। यह है हमारा पालकालीन कला, ठीक है। ये आपका दूसरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब अगर आपको कोई जिज्ञासा हो, पाल कला कंप्लीट हुआ, कुछ पूछना है, कल एक बार हम ओवरव्यू इसका कर देंगे। हाँ, मंदिर में जैसे देखते हो, पहले होता है प्रवेश द्वार, उसके बाद अर्ध मंडप, फिर मंडप, फिर गर्भगृह। जब मंदिर में घुसोगे तो थोड़ा सा स्पेस मिलता है। अगर ये आर्किटेक्चर अगर देखोगे तो जो कोणार्क वगैरह का जो मंदिर है उसमें आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। जब फोटोग्राफ्स में, अब नेक्स्ट में हम आपको फोटोग्राफ दिखाएंगे तभी आप समझ पाइएगा। जो एक्चुअली क्या होता था कि हर स्टेप वाइज आपको जाना होता था, एकदम डायरेक्ट से गर्भगृह में आप नहीं जा सकते थे, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो कोणार्क में क्या है, नट मंडप, भोग मंडप भी आ रहे हैं। तो नट मंडप में क्या होगा, देवदासियां नृत्य करती थी। भोग मंडप में क्या होता है, देवताओं के लिए भोग लगाए जाते थे। ये सारे चीज बाद में ऐड होते चले गए, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? क्या चीज? अष्ट साहसिक, साहसिक तो नहीं बोले हैं। हाँ, सहायिका बोले थे। हाँ? ये एक्चुअली क्या है ना कि उसमें वो फिगर्स हैं जो मिनिएचर जो आपको बताए ना कला में। जैसे देखिए, जैसे ये बन रहा है ना पांडुलिपियां में, तो अब क्या है कि इसमें ये पांडुलिपि तो बन ही रहा है, साथ ही साथ इसके अंदर ये सब लिटरेचर आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये नाम है। जैसे प्रज्ञा पारमिता, तो प्रज्ञा पारमिता कौन थी? कौन थी? स्त्री तो नाम से ही बोल रहा है प्रज्ञा पारमिता, नाम से ही बौद्ध धर्म हो रहा है। वो है कौन? तुम लोग पे मेन गोल गोल घुमाना तुम लोग छोड़ोगे नहीं। अपने यहाँ अब आप देख के आइएगा प्रज्ञा पारमिता है कौन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि बौद्ध धर्म में किस चीज की वो देवी हैं या देवता हैं, आपको देख के आना है। हाँ, हाँ, नहीं ना, सिर्फ धर्म कैसे लिख दोगे? किस धर्म का प्रभाव है? जैसे हम आपको एक दिन उदाहरण दिए होंगे, बुद्धा पार्क में पहला गैलरी जो है फेसेस ऑफ बुद्धा, आपको उदाहरण दिए हैं। जैसे उसमें क्या होता है कि जो आर्टिस्ट रहेगा और जो बनाएगा उस पर प्रभाव किसका लाएगा? वो खुद को इमेजिन करके मूर्ति बनाएगा ना। तो अगर ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं तो जो इनकी मूर्तियां रहेगी आप देखिएगा उस पर बौद्ध प्रभाव रहेगा ही। हिंदू प्रभाव नहीं बनाएगा वो हिंदू मूर्ति, लेकिन प्रभाव जो जाएगा वो बौद्ध धर्म का जाएगा, क्योंकि जो आर्टिस्ट रहेगा प्रभाव तो जैसी उसकी सोच वैसी ही आएगी ना। तो सिर्फ धर्म, किस धर्म का दोगे? अगर खाली धर्म लिख रहे हो तो किस धर्म का दे रहे हो? नहीं, मतलब सिर्फ धर्म में क्या नहीं, बौद्ध धर्म का ही प्रभाव रहेगा। जब वो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं तो उनकी कलाकृति, उनके आर्किटेक्चर, उनके आर्ट, उस सब चीजों पे बौद्ध धर्म का ही प्रभाव दिखेगा। विक्रमशिला महाविहार का आप बना सकते हैं, नहीं तो एक आधे स्कल्पचर्स की फोटो खींच सकते हैं इसमें। महाविहार का बना सकते हैं, टेराकोटा का बना सकते हैं, जो प्लेक्स हैं। हम आपका कोशिश करते हैं उसका लाइन ड्राइंग अगर मेरे पास मिल जाता है ना तो हम आपको लाइन ड्राइंग जरूर देंगे, भेजेंगे, ठीक है। लाइन ड्राइंग अगर आपको स्कल्पचर्स का एक दो भेज देते हैं,
अगर आप खींच सकते हैं तो आप खींच लीजिएगा, क्योंकि है हम दूसरे किताब में से मुझे लाइन ड्राइंग लेना होगा, वो आपको मिल जाएगा। जो आसानी से हम भी तो वही कह रहे हैं कि जो आसानी से आप बना सकें वो चीज। हाँ, तो जो बनाओगे तभी तो एग्जाम हॉल तक लेके जाओगे। और कोई क्वेश्चन? तुम काहे के लिए हर वैसा मुंह पे हाथ रखना क्या जरूरत है? क्या चीज का टेंशन हो गया है? ये लिखते समय ऐसे माथे पे हाथ रख रही है, क्या चीज का तुमको प्रॉब्लम क्या है लिखने में? अरे क्या दिक्कत है? कोई ऐसा नहीं ना कि जबरदस्ती हम आपसे लिखा रहे हैं, एकदम ऐसे माथे पे हाथ रख के लिख रहे हैं, कोई ऐसे करके लिख रहा है। अरे घर में सब सो रहे हो, आपको देखो वो माथा पे ऐसे हाथ रखे हुए, उसको कौन सा विपत्ति आया हुआ है? अरे क्या दिक्कत है आप लोग को? इतना समझाने के बाद लिखवा रहे हैं, ऐसा नहीं ना है कि एकदम आते हैं लाइन बाय लाइन आपको लिखाने लगते हैं। हम एक एक लाइन आपको समझा रहे हैं तब लिखवा रहे हैं। फिर भी अगर आप लिखने में माथे पे हाथ रख के लिखिएगा तो यही होगा ना कि जबरदस्ती नहीं आपको बैठा के हम लिखवा रहे हैं। आदत सुधारना होगा। जब ये डिस्कवर हुआ है ये सब, उस समय हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था, और अंग्रेज जो भी अच्छी चीज़ थी सब लेके गए हैं। लंदन में जो लंदन म्यूजियम है, ये हो गया बर्मिंघम, और इसके बाद ये कौन सा है अभी जो जिसका यहाँ एग्जीबिशन लगा था, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम, इन सब में जाकर देखिएगा एक सेपरेट गैलरी है भारत के एंटिक्विटी का। सब यहाँ से उठा कर ले गया तो अपने यहाँ डिस्प्ले कर रहा है, और आपको अपना ही चीज देखने के लिए डॉलर में पैसा देना होगा। देखिए बहुत सब चीज नहीं ना देगा। अगर क्लेम करिएगा तो कोहिनूर हीरा भी तो ले आ सकते हैं, वो भी तो हमारा ही है। सब चीज नहीं देगा। देखिए कुछ कुछ ऑब्जेक्ट दे रहा है, जैसे भी मोदी जी गए थे, यून ने 20 मूर्तियां वापस की। कुछ कुछ देगा, लेकिन जो अब एकदम यहां से अंग्रेज लेके गया वो सब आपको वापस कर देगा? नहीं वापस करेगा। देखिए जो मूर्ति चली गई म्यूजियम में वो धार्मिक नहीं रही। जब तक वो धार्मिक है, तब जब तक कि वो मंदिर में है। अगर म्यूजियम में आ गया तो जैसे हम लोग अगर यहाँ पढ़ रहे हैं तो विष्णु की मूर्ति बोल रहे हैं, वही अगर विष्णु मंदिर में चले जाएंगे तो विष्णु भगवान कहेंगे, तो धार्मिक वहां होगा। जो म्यूजियम है वो धार्मिक कहाँ है? वो आर्ट है, वो कला है, वो धर्म नहीं है। धर्म जहाँ है जहाँ लिविंग चल रहा है, अगर वहाँ पे जीवंत अभी पूजा चल रही है तो वो धर्म है। अगर पूजा नहीं चल रही है, मूर्ति रखा हुआ है, वो हमारा कला है। और सब चीज वापस आप नहीं ला सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मिलते हैं।